हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 12 फ्रिक्शन। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने ये हमेशा देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल आने पर जो कार और ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक। आप भी ऐसा करते हो, है ना, कि जब आपको ब्रेक को अप्लाई करके आप अपने बाइसिकल को क्या करते हो, स्लो कर लेते हो। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। आप ये भी सोचते होगे हमेशा कि ब्रेक को अप्लाई करने पर जो व्हीकल है वो स्लो डाउन क्यों हो जाता है। Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slow down when no external force is applied on it. केवल व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर मूव करता है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के या बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है और बाद में लास्ट में वो रुक जाता है। फाइनली इट स्टॉप। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने ऐसा भी देखा होगा, है ना, कि जो अगर ग्राउंड पे जो मूविंग बॉल होती है वो मूव करते करते क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। जब बनाना पील के ऊपर आपका पैर पड़ता है तो आप स्लिप क्यों हो जाते हो। वाई इट इज इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर, है ना, गीले फर्श पर चलना, गीले और चिकने फर्श पर चलना क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आप सोचते हो कि ना कि ऐसा सब क्यों होता है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर पे मिलेंगे कि बनाना पील के ऊपर पैर पड़ता है तो हम स्लिप क्यों होते हैं, ब्रेक को अप्लाई करने पे जो व्हीकल्स होते हैं वो स्लो डाउन क्यों हो जाते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो बाद में थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप रुक क्यों जाता है। इन सब चीज़ों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्टिविटी 12.1 जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। देखो यहाँ पर फिगर में ये टेबल के ऊपर बुक रखी है, उसको हमको क्या करना है, पुश करना धीरे से। यू ऑब्जर्व डैट इज स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, है ना। जब आप बुक को अगर आप थोड़ा सा आप क्या करते हो, उसको पुश करते हो तो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो रुक जाती है। दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, अपोजिट डायरेक्शन से करके देखना तो इसमें क्या होता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन, है ना, जिसके ऊपर भी फोर्स जो हम बुक के ऊपर लगाते हैं वो क्या करती है, उसमें मोशन का अपोज करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बुक को आपने पुश किया तो बुक क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद में रुक जाती है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो बुक क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ये रुक जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन का अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्यों, जैसे बुक को आपने पुश किया, बुक थोड़ा दूर जाके रुक गई, मतलब उसने क्या करा, मोशन का अपोज किया, मोशन का जो होता है वो अपोज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू सा दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द राइट। आपने देखा होगा जब इस एक्टिविटी को किया तो जब बुक को अगर हम
लेफ़्ट से हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में करेगा, एक्ट होगा, राइट में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, अगर आप राइट पे फोर्स को अप्लाई करोगे तो द फ्रिक्शन अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। इन बोथ केस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ बुक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज opposes द अप्लाइड फोर्स। तो दोनों ही कंडीशंस में, जब आप लेफ़्ट से बुक को पुश करोगे या फिर आप राइट से बुक को पुश करोगे, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो बुक होती है वो क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। बुक में जो मोशन होता है उसका फोर्स अपोज करते हैं। In this above activity, the force of friction act between the surface of book and the surface of the table. इस एक्टिविटी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बुक और टेबल दोनों के सरफेस के बीच में लगेगा। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस, सारे सरफेस पे फ्रिक्शन सेम होता है क्या? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस, क्या ये सरफेस की स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट, अब हम यहाँ पर देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन के ऊपर? एक्टिविटी 12.2, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। देखो ये आपको इस पहले यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस दिखाया है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो आपको एक ही ब्रिक लेना है और उसमें स्ट्रिंग लपेट कर इस पर हम क्या करना है, आपको उस पर आपको स्ट्रिंग लपेटना है, फिर इसको पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, फिर स्प्रिंग बैलेंस से क्या करना है, हमको जो ब्रिक्स है उसको पुल करना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, अब आपको उसको पुल करने के लिए कुछ फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगेन टू मूव, और जैसे ही जो ब्रिक है मूव करना स्टार्ट करेगी तो आप स्प्रिंग बैलेंस से क्या करोगे, उसकी रीडिंग को नोट कर लोगे। It give you measure the force of friction between the surface of the brick and the floor. अब इससे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक्स, अब आप क्या करोगे, जो ब्रिक है उसके चारों तरफ आपको क्या कर देना है, पॉलीथीन को रैप कर देना है। फिर इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases? अब इन 2 केसेस में आपको स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आई है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। What might be the reason? अब इसका रीज़न क्या होगा? For this difference, repeat this activity by wrapping a piece of jute bag. अब इस एक्टिविटी को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। पहले आपने ब्रिक अकेला लिया था, फिर सेकंड कंडीशन में आपने ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन को रैप कर दिया, थर्ड कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जूट बैग को उसके ऊपर रैप करके रीडिंग ले सकते हो। फिर आप सबकी रीडिंग में देखना क्या डिफरेंस आया। अब दूसरी एक्टिविटी एक और हम देखेंगे, मेक अ इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। देखो इस तरह से वो इंक्लाइन प्लेन इस तरह से बनाना है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय ब्रिक, अब आप वुडन बोर्ड ले सकते हो ब्रिक का सपोर्ट देकर।
और बुक्स भी यूज़ कर सकते हो। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन इंक्लाइन प्लेन। फिर आप क्या करोगे, उसको मार्क कर दोगे। यहाँ देखो, ये देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक मार्क कर देना है ए। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना, आपने एक पॉइंट दे दिया ए, अब इससे एक पेंसिल सेल को आपको क्या करना है, उसको वहाँ पर मूव डाउन करना है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नोट डाउन द डिस्टेंस। अब आप क्या करोगे, वो टेबल में देखना है वो कहाँ तक मूव करता है, फिर आपको डिस्टेंस को मेजर कर लेना है। नाउ स्प्रेड अ पीसेस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। फिर आपको सेकेंड एक्टिविटी में यही में आपको क्या करना है, आपको क्लॉथ स्प्रेड कर देना है टेबल के ऊपर। देखो, फर्स्ट एक्टिविटी में टेबल में आपने कुछ नहीं लगाया था, सेकेंड में आपको जब करोगे तो उसके ऊपर आपको क्लॉथ रख देना है। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ। इसमें कोई भी आपकी रिंकल नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई भी सेल नहीं होना चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। फिर इस एक्टिविटी को हम दोबारा करके देखेंगे। मीन्स फिर से पॉइंट ए से आप जो आपका पेंसिल सेल है उसको मूव डाउन करोगे। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड। फिर इस एक्टिविटी को आप जो टेबल के सरफेस के ऊपर सैंड को भी स्प्रेड करके आप स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, पर स्लोप आपका सेम होना चाहिए। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम। किस केस में, एक में आपने क्या करा था, खाली टेबल रखा हुआ था, दूसरे में आपने क्लॉथ को बिछा दिया और थर्ड वाले में सैंड को स्प्रेड कर दिया। तो किस कंडीशन में, किस केस में डिस्टेंस कम कवर होगा। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। अब हर समय इसका डिस्टेंस अलग अलग क्यों आएगा। ट्राई टू रीज़न बाय। अब इसका हम रीज़न देखेंगे क्यों। डिस्कस द रिजल्ट। Does the distance covered depend on the nature of surface on which the cell move। जो डिस्टेंस है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, जिस पर वो सेल मूव हो रहा था। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। स्मूथनेस जो है वो उसके डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कुछ अफेक्ट डालती है क्या। Friction is caused by the irregularities on the two surface in contact। जो फ्रिक्शन होता है वो टू सरफेस की जिससे वो कांटेक्ट होते हैं उसकी इरेगुलरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मीन्स सरफेस की इरेगुलरिटी के कारण ही क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इवन दो सरफेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वेरी स्मूथ है, तो उसमें जो इरेगुलरिटीज होगी वो बहुत कम होगी। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। सरफेस में अगर दोनों सरफेस में अगर इरेगुलरिटीज होगी तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को लॉक कर देंगी। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। और जब भी मूव करना होगा उस पर सरफेस के ऊपर तो ये क्या करना पड़ेगा, फोर्स, इनके ऊपर फोर्स लगेगा और वो क्या करेगा, उनको इंटरलॉकिंग करेगा। ऑन रफ
surface there are a larger number of irregularities. तो जो रफ सरफेस होता है उसमें इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर. तो वहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा इफ़ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व. So the force of friction is a greater if a rough surface is involved. तो जब सरफेस रफ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. यहाँ देखो आपको बताया है सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल, दोनों का आपको देखिए बताया है यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ का. We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the टू सरफेस. अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन जो होता है वो टू सरफेस में इंटरलॉकिंग के कारण होता है. इट इज़ ऑब्वियस that the force of friction will increase if the two surface are pressed harder. अगर टू सरफेस को हम हार्डर प्रेस करेंगे तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, फ्रिक्शंस क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा. यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन अ नोबॉडी इज सिटिंग ऑन इट. तो आप इस एक्सपीरियंस को आप जो मैट होता है उसको ड्रैगिंग करके भी देख सकते हो जब उसको कोई बैठा ना हो. एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट. और अगर पर्सन बैठा है तो भी आप उसको ड्रैगिंग करके देख सकते हो मैट को. अगर मैट के ऊपर कोई बैठा है तो भी आप उसको खींच के देख सकते हो, और मैट के ऊपर जब कोई नहीं बैठा होता है तो भी आप उसको खींच के एक्सपीरियंस कर सकते हो. Recall your experience when last time you move a heavy box from one place to another. आप याद करो अपना एक्सपीरियंस पहले का, जब कभी आपने हैवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपको मूव करना होता है, मूव किया था. तो इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. व्हाट इज क्या इजी होगा, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट अगर, और टू मूव इट व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन. आप वाले बॉक्स को मूव करना इजी होगा कि जो रेस्ट में है उसको मूव करना इजी होगा, कि जो ऑलरेडी मोशन में है उसको मूव करना इजी होगा. जो मोशन कर रहा है तो उसको मूव करना इजी होगा, कि जो रेस्ट में है उसको मूव कराना इजी होगा. The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और उसको मूव करने के लिए जो फोर्स हमको लगाना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और हमको क्या करना है, उसको मूव कराने के लिए, अगर हमको उसको मूव कराने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे और जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा या जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और कोई अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है, ठीक है, और अगर हम उसके फोर्स को अप्लाई करेंगे मूव कराने के लिए तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर. जब बॉक्स को क्या करते हैं, हम स्लाइडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो उन दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं तो उनको लॉक करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिलता है. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक
फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। And you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it start। तो जो भी अगर बॉक्स, तो हमको जो मोशन वाला जो बॉक्स होगा उसको हमको मूव करना इजी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन हमको कम लगेगा। ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल।